हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत को। मध्यकालीन भारत जिनमें आप देखिएगा सबसे पहले भारत पर अरबों का आगमन होता है, इसके बाद तुर्की का आगमन होता है। तो भारत में क्रमानुसार अगर देखें तो अरबी लोग पहले आगमन करते हैं, इसके बाद तुर्की लोग आगमन करते हैं। तो ये जो अरबी शासक और तुर्की शासक भारत पर आगमन किए, इसके बाद भारत की शासन व्यवस्था, भारत की राजनीतिक ढांचा में क्या परिवर्तन होता है, इन सारी चीजों को हम इस सीरीज में देखेंगे और क्रमानुसार मैं बताऊंगा। इससे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का हैंड नोट्स है। ये जो मैं अपनी तैयारी के दौरान इसको मैंने बनाया हुआ था। इस हैंड नोट्स में मैंने कई सारे ऑथेंटिक बुक और उनके जो ऑथर्स राइटर है उनके बातों को, उनके तथ्यों को मैंने इस नोट्स में लिखा हुआ है। जैसे कि दृष्टि, महेश बर्नवाल और एनसीईआरटी के जो भी बुक है उनसे बहुत सारे तथ्य फैक्ट को मैंने इस हैंड नोट्स में दिया हुआ है। तो इन सारी चीज को अगर आप पढ़ लीजिए या देख लीजिए तो निश्चित ही आपको किसी भी वन डे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आगमन होता क्या है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भारत की जो उस समय की जो केंद्रीय शक्ति थी वो कहीं न कहीं छिन भिन्न हो जाता है। मतलब भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रह जाता है। छोटे छोटे राज्यों में भारत बंटना शुरू हो जाता है और इन्हीं सारी चीजों की, यानी भारत की इन्हीं कमजोरियों का फायदा बाहरी आक्रमणकारी उठाना शुरू कर देते, जिनमें से अरबी भी एक थे। तो अरबी में सबसे पहले देखिए तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक तरफ से अगर आप इंडियन मैप को देख लीजिए तो इधर जो गुजरात वाले, यहाँ जो कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का जो क्षेत्र है, इनमें जो आप पाकिस्तान, आज वर्तमान में देखिए पाकिस्तान है, फिर इधर अफगानिस्तान है। तो इसी के आसपास में आपको एक सिंध प्रांत था। तो ये जो अरबी थे वो सबसे पहले जो भी इधर आएंगे, अरबी तुर्की इसी क्षेत्र से आएंगे, तो इसी सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। अरबों द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया जाता है, तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में देखिए तो उबैदुल्ला नाम के एक शासक थे जो कि अरबी थे और 711 ईस्वी में ही उन्होंने आक्रमण किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा, इनका ये सफल नहीं रहा। इसके बाद उसी 711 ईस्वी में भी उबैदुल्ला के बाद एक और अरबी शासक बुदेल नाम के, उसके नेतृत्व में भी भारत पर आक्रमण हुआ उसी सिंध प्रांत पर। लेकिन ये दोनों आक्रमण जो है आपको असफल रहा, दोनों के दोनों भारत पे आक्रमण असफल रहा है। तो अब जो है भारत की अभी तक जो अरबियों के द्वारा आक्रमण हुआ, इनसे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की शासन व्यवस्था यानी राजनीतिक ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए होता क्या है, सर्वप्रथम भारत पर एक सफल आक्रमण होता है अरबी द्वारा, जो कि उसी सिंध प्रांत पर होता है और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप याद रखे रहिए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है और यही सिंध प्रांत मैंने आपको दिखाई दिया। तो उस समय सिंध प्रांत के जो शासक थे उनका नाम था राजा दाहिर। ये नाम याद रखिए, पूछा जाता है सभी वनडे एग्जाम में, जो भी होगा उसमें पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण किसका हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का। कब हुआ था? 712 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आप देख रहे हैं। 8वीं शताब्दी का मतलब क्या, 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच में जितने भी वर्ष आएंगे उन्हें ही हम लोग 8वीं शताब्दी कहते हैं। जैसे 701 भी 8वीं शताब्दी के अंदर आ जाएगा और 799 भी 8वीं, यहां से लेकर यहां तक यानी 700 से 800 ईस्वी के बीच में 8वीं शताब्दी कहलाता है। तो यही देखिए आप, जो सिंध शासक थे दाहिर, वो एक ब्राह्मण वंशी शासक थे। मतलब उस समय सिंध प्रांत पर दाहिर के द्वारा एक ब्राह्मण वंश का शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था। अब वो जो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण किया, वो एक थट्टा है, जगह का नाम है, उसी के पास एक देवल बंदरगाह था। बंदरगाह जानते हैं ना, समुद्र के किनारे जहां पर अभी अभी देखे तो जहां पर जो समुद्री जहाज सब जाके रुकता है उसे ही हम लोग कहते हैं बंदरगाह। जहां पर समुद्री यात्रा यानी समुद्र के द्वारा जो भी व्यापार या समुद्री यात्रा संपन्न होता है, तो एक जगह जिसमें जहां से संपन्न किया जाता है, जहां पर समुद्री जहाजों को, नावों को लगाया जाता है, उसे ही हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो एक थट्टा के आसपास में ही एक देवल बंदरगाह था। इसी देवल बंदरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार जमाया। अब देखिए अरबी यानी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य इनका बहुत ही साधारण सा उद्देश्य था। अगर देखिए तो बहुत ही साधारण सा उद्देश्य था। ये अरबी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे।
क्योंकि उधर जो अरबी साम्राज्य थे ये लोग खुद अपने आप में उधर संघर्षशील थे। मतलब ये अरबी शासक खुद अपने क्षेत्रों में काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। वहां धीरे धीरे छोटे छोटे जो अरबी शासक थे उस वहां भी तो अरबी शासक छोटे छोटे संग्रहों में बटा हुआ था, तो उन पर वो खुद कब्जा जमाना चाहते थे। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी सत्ता को फैलाना चाहिएगा, सत्ता विस्तार करना चाहिएगा, तो आपको धन दौलत की जरूरत पड़ेगा। तो इधर से धन दौलत लेने के लिए ही अरबी शासकों के दिमाग में यह आता है कि क्यों न हम लोग भारत की ओर रुख करें, क्योंकि भारत काफी उस समय भी आप जानते हैं कि काफी ज्यादा धन संपत्तियों से भरा हुआ संपन्न देश था, और स्वर्ण नगरी भी या स्वर्ण देश भी उन्हें कहा जाता था, सोने की देश कहा जाता था। तो यही अरबी साम्राज्य का उद्देश्य यही था, एक तो अरबी साम्राज्य का इधर भी विस्तार हो जाए, सिंध प्रांत की ओर भी विस्तार हो जाए, और खुद जो अपने क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे छोटे छोटे शासकों को जीतने में, उसके लिए उनको धन संग्रह भी करना था, धन को लूटपाट भी करना था। तो ये भारत की ओर रुख करते हैं। और एक और इसका उद्देश्य देखा जाए तो ये लोग खुद इस्लाम धर्म के धर्म प्रचार में भूमिका अदा करना चाहते थे। तो ये इस्लाम धर्म के प्रचार में अब मोहम्मद बिन कासिम का अगर आप पृष्ठभूमि देखिए, इनका बैकग्राउंड देखिए, तो ये थे कौन, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मोहम्मद हजरत साहब, नाम जानते होंगे मोहम्मद हजरत साहब। तो उसी मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। उनके मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी हुआ करते थे, चूंकि एक राजनीतिक या धार्मिक समझिए तो शासक होते थे या नेतृत्वकर्ता होते थे। तो वो उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी था उमेद खलीफा, एक देख ली संगठन उमेद खलीफा, उसी उमेद खलीफा के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। कहीं न कहीं इनका अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भी उनको आगे बढ़ना था, कि अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। तो ये सभी उद्देश्य था। तो आइए सबसे पहले उन्होंने जो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, तो सिंध प्रांत के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंध प्रांत क्या है। तो सिंध प्रांत पर अगर आप बात करते हैं तो सिंध प्रांत पर पहले राय वंशीय शासन व्यवस्था कायम था, और राय वंश जो था एक शूद्र शासक के द्वारा स्थापित था। तो सिंध प्रांत पर देखा जाए तो राय वंश यानी शूद्र शासक का शासन था। अभी देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर राजा दाहिर के बारे में, तो राजा दाहिर जो थे वो एक ब्राह्मण वंशी थे। राजा दाहिर तो ब्राह्मण वंशी थे, लेकिन अभी जहां की मैं बात कर रहा हूं उस समय सिंध प्रांत पर एक शूद्र शासक अर्थात राय वंश का शासन व्यवस्था था। और उसी राय वंश के एक अंतिम शासक थे जिसका नाम था राय साहसी द्वितीय। नाम याद रखिएगा, राय साहसी द्वितीय। और ये उल्लेख मिलता है ह्वेन-सांग जब भारत भ्रमण पर आए थे, तो ह्वेन-सांग ने भारत भ्रमण के समय ये चीज को देखा था। उन्होंने उल्लेख किया था कि उस समय राय वंश सिंध प्रांत पर राय वंशीय शूद्र शासक का शासन था, जिनके अंतिम शासक हुए राय साहसी द्वितीय। अब देखिए, ये राय साहसी द्वितीय तो शूद्र शासक थे, लेकिन इस शूद्र शासक राय साहसी द्वितीय के यहाँ एक ब्राह्मण मंत्री था जिनका नाम चाच था। तो ये चाच ही आप देखिए, यही से आप सिंध प्रांत का काया पलट होने जा रहा है, उसकी किस्मत का काया पलट होने जा रहा है। अब सिंध प्रांत पे इस चाच के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मण मंत्री थे राय साहसी द्वितीय का, इसी चाच ने इस सिंध प्रांत पर ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दिया। अब देखिए, सिंध पर अब ब्राह्मण वंश का स्थापना हो चुका है चाच के द्वारा। अब ये चाच के बाद वहां के एक शासक, चाच के बाद वहां के शासक सिंध प्रांत के शासक चंदर बनते हैं, और उसी चंदर के बाद राजा दाहिर का शासन आता है सिंध प्रांत पर। और राजा दाहिर जिसने भारत पर अरबों के आक्रमण का सामना किया था, तो आपको पता ही होगा। तो देखा जाए उसी राजा दाहिर के समय भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी यानी अरबी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आया था 712 ईस्वी में। ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के विरुद्ध सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। अब देखिए, सिंध पर आक्रमण करने के कारण क्या थे? अरबी आक्रमणकारी अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण क्यों किया था? इसका भी पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण अगर देखिए तो अन्य तथ्यों के आलोक में मैं बता जा रहा हूं आपको कि लंका राजा द्वारा माना जाता है कि जो लंका आप कहाँ है, तो ये देख लीजिए। अगर भारत की बात आप करते हैं तो ऐसे जो भारत है यहीं पर आपको श्रीलंका देखने को मिलता होगा, और बीच में समुद्री इलाका है। तो ये जो लंका के राजा उस समय थे, ये लंका राजा खलीफा, जो खलीफा मैंने बता ही दिया एक तरह का उत्तराधिकारी होता था, उस खलीफा के उत्तरी प्रांत में एक अध्यक्ष था जिनका नाम था हजाज। खलीफा के उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष हजाज थे, और उस के पास इसी लंका राजाओं के द्वारा क्या होता था, जो मुस्लिम व्यापारी थे या अन्य जो व्यापारी होते थे, उनकी मौत के बाद उनकी जो विधवा होती थी या उनकी जो अनाथ कन्याएं होती थी, ये लंका राजा के द्वारा उनके पास भेजा जाता था।
अब इसे भेजने के क्रम में क्या होता था, सिंध तट पर जाते जाते सिंध तट पर उनको समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता था। ये सारी घटनाएं घटता कहाँ था, सिंध प्रांत के क्षेत्र में, अर्थात दाहिर, राजा दाहिर के क्षेत्र में। लंका राजा द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और खलीफा के पास वह सैनिक, उपहार और दासियों को भी भेजा करते थे। ये सभी चीज जो जब नौका के द्वारा जाया करता था तो वहां पर समुद्री लुटेरे सिंध प्रांत में जाते ही जैसे इस नौ सिंध प्रांत में प्रवेश करता था, समुद्री लुटेरे अर्थात राजा दाहिर के शासन के क्षेत्र में इस नौ को लूट लिया जाता था। तो खफा होना लाजमी है। तो ये जो थे उत्तरी प्रांतीय जितने भी अरबी शासक थे ये सब काफी खफा हो गए। तो दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की गई कि भाई आपके क्षेत्र में ये सारा चीज घटना घट रहा है तो आप इसकी क्षतिपूर्ति करिए। तो राजा दाहिर ने इन सारी चीजों को इनकार कर दिया कि मैं क्यों क्षतिपूर्ति करूं। अब यही देखिए इनका मुख्य बंदरगाह था देवल। अब यहाँ सिंध तट के जो मुख्य बंदरगाह था देवल, तो अब यहाँ पर देखिए घटना क्या होता है, आगे आइए हम लोग देखते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो देवल अभियान, उनका सबसे पहला अभियान था देवल अभियान, जो कि मकरान के रास्ते उन्होंने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब यहाँ देवल पर जो आक्रमण किया था उस समय देवल के शासक थे राजा दाहिर के एक भतीजा थे जो वहां के शासक थे देवल के। लेकिन राजा दाहिर के जो भतीजा थे वो एक योग्य शासक नहीं थे और साथ ही साथ उनको उन्हीं के प्रांत के कुछ छल्ली ब्राह्मणों ने उनको धोखा दे दिया, जिसके कारण देवल अभियान में ही राजा दाहिर के भतीजा का मौत हो जाता है और वो मोहम्मद बिन कासिम देवल को आसानी से जीत लेते हैं। इसके बाद देवल से होकर वो निरुल अभियान की ओर चलते हैं राजा मोहम्मद बिन कासिम। और निरुल अभियान में देखिए तो ये बहुत ही आसानी से निरुल को जीत लेता, निरुल वाले क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध भिक्षु ऐसे भी आप जानते हैं शांति प्रिय हैं, वो लोग लड़ाई झगड़ में विश्वास नहीं करते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बिना किसी युद्ध का अधीनता स्वीकार कर लिया गया मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम देवल और निरुल को जीतने के बाद सेहवन अभियान पर निकलते हैं। सेहवन अभियान के शासक उस समय थे दाहिर का चचेरा भाई जिसका नाम था माझरा। यही दाहिर का चचेरा भाई माझरा ये भी ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाए मोहम्मद बिन कासिम का और इन्होंने आसानी से अधीनता स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से अब रावर अभियान की ओर जाता है और रावर अभियान माना जाता है बहुत ही बीवी है ये प्रश्न, और ये सबसे बड़ा अभियान है मोहम्मद बिन कासिम का। भारत पे अपने पैर जमाने के लिए इन्हें रावर अभियान को ही माना जाएगा कि ये सबसे बड़ा मुख्य द्वार था, जिनको जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आसानी से समझ गए कि अब मैं भारत यानी सिंध प्रांत को आराम से जीत सकता। देखिए पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिंध क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब राजा दाहिर जो थे अपने कुछ सेनाओं के साथ छुपे हुए थे, कहाँ, रावर में, अपने कुछ सेना के साथ यहाँ पे शरण लिए थे और इसी पर 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और वहां पे भीषण युद्ध होता है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। काफी ज्यादा मारकाट होता है, कई सारे लोगों की मौत होता है और इसी क्रम में राजा दाहिर की भी मौत इसी रावर अभियान में हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इनको मौत का घाट उतार दिया जाता है। अब राजा दाहिर की मृत्यु रावर अभियान में हो जाता है और यही राजा दाहिर जो है उनकी अब पत्नी जो कि विधवा हो चुकी थी जिनका नाम था रानबाई भी बहुत साहसी और पराक्रमी महिला थी। ये काफी कुशल शासिका थी, लेकिन इन्होंने अपने किले की रक्षा ज्यादा देर तक नहीं कर पाई और ये भी युद्ध में लड़ते लड़ते जब इन्हें लगा कि मोहम्मद बिन कासिम से अपने किले की रक्षा और वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है तो उन्होंने जोहर कांड यानी जोहर प्रथा, अग्नि में कूटकर जान देने की प्रथा को अपना लिया और रानबाई जो कि दाहिर की विधवा हो चुकी थी वो तो वहीं पर जोहर कुंड में वो मर जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर राजा दाहिर की भी मृत्यु और रानबाई उनकी पत्नी की भी मृत्यु यहीं हो जाता है। तो अब देखिए आगे ब्राह्मणाबाद का भी एक अभियान होता है जहां पर राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह का शासन था। तो ब्राह्मणाबाद का जो शासक थे वो ब्राह्मणाबाद के शासक थे जय सिंह और यहाँ पर जब जय सिंह के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध होता है तो उल्लेख मिलता है यहाँ पर लगभग 20,000 लोगों को मौत का घात उतार दिया गया था। और लेकिन जय सिंह युद्ध भूमि से ही भाग गए तो उनकी प्राण तो बच गई, लेकिन यहीं राजा दाहिर की एक पत्नी तो रानबाई यहाँ अग्निकुंड में जोहर प्रथा अपना ली थी और एक और पत्नी थी राजा दाहिर की दूसरी पत्नी, इसका नाम था रानी लाड देवी जो कि दाहिर की दूसरी पत्नी थी, विधवा हो चुकी थी रानी लाडबाई। उनकी 2 पुत्री भी थी, सूर्या देवी और परमल देवी। इन दोनों को, सूर्या देवी, परमल देवी और लाड देवी, सभी को बंदी बनाकर मोहम्मद बिन कासिम ने लेकर चला गया। अब देखिए
आरोर या अलोर अभियान। इस अभियान में क्या होता है, ये अभियान आपको इसलिए मायने रखता है क्योंकि सिंध की राजधानी आरोर या अलोर था। तो सिंध की राजधानी था ये, और यहाँ पर दाहिर का एक पुत्र भी शासन कर रहा था। तो इन को भी आसानी से मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया, कोई ज़्यादा संघर्ष यहाँ भी करना नहीं पड़ता है। अब मैं बता दूं कि आगे एक और अभियान मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है जिनका नाम था मुल्तान अभियान। तो मुल्तान अभियान देखिए 713 ईस्वी के प्रारंभ में ये उनके द्वारा किया जाता है। ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान थे। मुल्तान का नाम आपने सुना होगा, मुल्तान जो कि पाकिस्तान में अब है। तो यही मुल्तान के सुल्तान के नाम से वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। आप जानते होंगे मुल्तान के सुल्तान कौन, भाई विस्फोटक बल्लेबाज भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने वहां पर 13 शतक लगाया था। अब उसी मुल्तान में हम लोग चलते हैं। तो मुल्तान बहुत ही ज्यादा क्या था, संपन्न था। किस चीज से? स्वर्ण से, मतलब सोने से अधिक प्राप्ति होता था यहाँ पे सोने, इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी भी उस समय कहा जाता था मुल्तान को। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो इनको भी आसानी से उन्होंने जीत लिया। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है, तो ये गैर मुसलमानों से लेने वाला धार्मिक कर है। मतलब आप अगर अपने धर्म को मानते हैं या अपने धर्म की कोई भी अनुष्ठान को पूरा करते हैं या कोई यात्रा करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। उसे हम लोग धार्मिक जजिया कर कहते थे। तो हिंदुओं से खास करके उस समय ज़्यादा था, हिंदू बौद्ध या जो भी हो, उनसे एक जजिया कर लिया जाता था। तो गैर मुसलमानों पर ये धार्मिक कर था। जो मुसलमान नहीं थे, जो अन्य धर्म को मानते थे, उनसे ये जजिया कर लिया जाता था। और ये सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही शुरुआत किया था। इस तरह से कई सारे कर होते थे। एक जजिया कर होता था और उसी तरह से एक धार्मिक कर और लिया जाता था जो जकात होता था। ये मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आया है। तो एक जकात कर होता था। तो देखिए जजिया और जकात दोनों याद रखिएगा। जजिया जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, अन्य धर्म के लोग जैसे हिंदू बौद्ध या जो भी हो, उनको जजिया कर देना पड़ता था। लेकिन जो मुस्लिम होते थे उनको भी एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिनका नाम था जकात। और जकात क्या था, मुस्लिमों से लिया जाता था और ये 40वां हिस्सा, अपने संपत्ति का ये 40वां हिस्सा ही देते थे उसमें। उसी तरह से एक दो भूमि कर भी थे जिसका नाम था उसरवज, खराज। तो ये सब भूमि कर थे। आगे हम लोग कभी फिर इस पे बात करेंगे, अभी हम लोग को धार्मिक कर पे बात करना था। तो इस तरह से आपने क्या देखा। अब हम लोग भारत पे तुर्की आक्रमण की ओर चलेंगे, लेकिन तुर्की आक्रमण को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब देखिए 712 और 13 के बीच में ही भारत के जो सिंध प्रांत के छोटे छोटे अगल बगल के जो क्षेत्र थे उनको आसानी से मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। अब इनको जीतने के बाद अब मोहम्मद बिन कासिम जो है संपूर्ण भारत को जीतने का इच्छा जाहिर किया और उन्हें जीतने का योजना, कई सारा योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह जाता है और मोहम्मद बिन कासिम का इसी क्रम में मृत्यु हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए तो अरबी आक्रमण के बाद भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें कहीं उस समय के जो शासक थे, राजा थे, उनके अंदर राजनीतिक चेतना आता है। और उस समय के जो भारत के शासक थे, जैसे कि ये राष्ट्रकूट कहिए, चोल कहिए, चालुक्य कहिए, वतापी कहिए, बकाटक कहिए, इन कई सारे राज्य जो उस समय चलाया जा रहा था, उनके राजाओं में चेतना आता है। राजनीतिक अपनी सशक्तिकरण को मजबूत करते हैं और कई वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने भारत पर किसी विदेशी आक्रमण को नहीं होने दिया। इसके बाद फिर वही स्थिति उन राजाओं में ही फिर फुट आ जाता है, एक दूसरे से लड़ना शुरू करते थे, जिनके बाद भारत पर फिर तुर्की आक्रमण होगा। तो तुर्की आक्रमण क्या है और कब हुआ था, कौन थे, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस चीज को भी आप आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे मोहम्मद गजनवी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ये कौन थे। और फिर जाके आपको मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ है आपको समझना। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इंतजार करें। हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।